आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जैविक विविधता के स्तर, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, जैव विविधता पैटर्न और वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो जैव विविधता का स्तर के बारे में जब चर्चा करते हैं, जो जैव विविधता या जैविक विविधता एक ऐसा शब्द है जो पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की विविधता का वर्णन करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव जंतु वगैरह रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, जो एक दूसरे से परस्पर निर्भर रहते हैं उसको जैव विविधता स्तर कहा जाता है। संक्षेप में इसे विभिन्नता के स्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जैविक विविधता में सूक्ष्म जीव, पौधे, जानवर और पारिस्थितिक तंत्र जैसे मूंगा, चट्टानें, जंगल, वर्षावन, रेगिस्तान आदि सभी शामिल हैं। जैव विविधता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैव विविधता के आमतौर पर तीन स्तर होते हैं: आनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र। मतलब ये जो है जैव विविधता, जो आनुवांशिकता के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर ये चलते हैं। ये सभी स्तर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, फिर भी इतने अलग हैं कि इनका अध्ययन तीन अलग अलग स्तरों पर किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इसका स्तर है उसको कहा जाता है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता एक प्रजाति के भीतर जीन की विविधता है। मतलब कोई भी एक प्रजाति है तो उस प्रजाति के भीतर जीन होते हैं, जीन्स होते हैं, उसी जीन की अलग अलग विविधता दिखाई देती है। प्रत्येक प्रजाति ऐसे व्यक्तियों से बनी होती है जिनकी अपनी विशेष आनुवांशिक संरचना होती है। इसका मतलब यह है कि एक प्रजाति की अलग अलग आबादी हो सकती है, प्रत्येक आनुवांशिक संरचना अलग अलग हो सकती है। जैसे भारत में चावल है तो चावल के 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रजातियां हैं और आम की 1,000 से अधिक किस्में हैं। तो इसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये पूरा का पूरा आपका पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये पहला घटक के अंतर्गत आता है जीन्स। तो अलग अलग प्रकार के ये सब क्या है, जीन्स है, और इसी से आनुवंशिकता इसका क्या होता है, प्रभावित होता है। दूसरा आता है प्रजातीय विविधता। प्रजाति विविधता एक निवास स्थान या क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की विविधता है। जैसे कुछ आवास जैसे वर्षावन और मूंगा चट्टाने में बड़ी संख्या में प्रजातियां निवास करती है। मतलब प्रजातियों की अलग अलग प्रकार के प्रजाति एक स्थान पर निवासरत रहते हैं, उसी को कहा गया है प्रजातीय विविधता। ये देखिए, ये है आपका प्रजाति विविधता। बीच का जो मध्य का जो चित्र बना है ये है, इसमें बटरफ्लाई है, अलग अलग प्रकार के आपको बटरफ्लाई मिलेंगे, छिपकली मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के। तो ये हो गया प्रजाति विविधता। उसके बाद भी पारिस्थितिक तंत्र विविधता। यह किसी स्थान पर पारिस्थितिक तंत्र की विविधता है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण का एक साथ परस्पर क्रिया करने वाला समुदाय है। एक पारिस्थितिक तंत्र एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है, जैसे कि पूरा जंगल, पूरा का पूरा जंगल, ये क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। एक छोटा क्षेत्र जैसे तालाब, जैसे तालाब में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न होंगे, सब एक दूसरे से क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। भारत के लिए अपने रेगिस्तानों, वर्षावनों, मैंग्रोव प्रवाल भित्तियों, आर्द्र भूमि मतलब गीली भूमि, मोहल्लों और अल्पाइन घास के मैदानों के साथ नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवाई देश की तुलना में अधिक पारिस्थितिक तंत्र विविधता है। मतलब हमारे देश में जो पूरा का पूरा, जैसे भारत का नक्शा आप ऐसे करके जब देखेंगे तो आपको दिखेगा अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र यहाँ मिलेंगे। पश्चिम घाट में अलग मिलेगा, पूर्वी घाट में अलग, दक्कन का पठार है, हिमालय पठार है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की विविधता, सभी प्रकार की जो पारिस्थितिक तंत्र हैं वो आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो ये देखिए, ये इसके लिए इस चित्र को आपको समझना है। ये इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिक तंत्र की विविधता ये हो गया, ये प्रजाति विविधता हो गया, और ये आनुवांशिक विविधता हो गया। इस प्रकार से पूरा चित्र बना लेना, और ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, गुथे हुए रहते हैं, और इसी से क्या चलता है, पूरा जीवन चलता है। आगे आता है भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। जो भारत है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र मतलब भारत के भूगोल में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है हिमालयी क्षेत्र। इसको 6 प्रकार से बांटा गया है। पहला है, ये सब भारत का नेक्सा आप जब आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये हिमालय का क्षेत्र कहलाता है, जो उत्तर के क्षेत्र में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र उत्तर भारत के कई राज्यों तक फैला हुआ है। इसकी विशेषता ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी परिदृश्य है। इनमें दुनिया
की कुछ सबसे ऊंची चोटी है, पता है आपको, माउंट एवरेस्ट है, सागरमाथा इसको कहा जाता है। यह विविध परिस्थितियां तंत्र का घर है जिसमें अल्पाइन घास के मैदान, समशीतोष्ण वन, अल्पा उप अल्पाइन झाड़ियां शामिल है। यह क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध श्रृंखला का समर्थन करता है जिसमें हिम तेंदुए, हिमालयी कस्तूरी हिरण, तीतर की विभिन्न प्रजातियां, भिन्न भिन्न प्रजातियां यहाँ क्या करती है, निवास करती है। तो इसमें आप इस क्षेत्र को, ये जो आपका कश्मीर का बेल्ट है, ये जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पूरा का पूरा क्या कहा जाएगा, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हिमालयी क्षेत्र में इसको रखा जाता है। मतलब ये बताने का प्रयास है कि इस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के मैदान, मतलब चोटियां हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुएं या पेड़ पौधे जो है, वृक्ष वगैरह पाए जाते हैं। तो ये भौगोलिक क्षेत्र हो गया। दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है सिंधु गंगा का मैदान। सिंधु नदी जो निकलती है, और जैसे भारत का नक्शा देखेंगे तो ये आपका कश्मीर का क्षेत्र हो गया, तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब सिंधु गंगा का मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों द्वारा निर्मित एक विशाल जलोढ़ मैदान है। जो नदी आया था उसके जलोढ़ से ये मैदान बना है। यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और कृषि उत्पादक में से एक है। जलोढ़ भूमि है तो उसमें क्या होगा, कृषि अच्छा होगा। यह मैदान आर्द्र भूमि, घास के मैदान और कृषि परिदृश्य सहित विविध आवासों का समर्थन करता है। हालांकि इसे अस्थिर कृषि पद्धतियों और शहरीकरण के कारण निवास स्थान के नुकसान, प्रदूषण और पानी की कमी के खतरों का सामना करना पड़ता है। मतलब ये है कि इस क्षेत्र में सब चीज़ अच्छा है, लेकिन उपजाऊ अच्छा है, लेकिन इतने ज़्यादा मनुष्य बच गए हैं कि जिसके कारण से इसको प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आपका क्षेत्र है। यहाँ से इधर से सिंधु नदी बहती है और इधर से आपका गंगा नदी का प्रवाहित होती है। इधर से ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा नदी। तो ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये जो मैदान का जो क्षेत्र है, ये किससे बना है, ये जो क्षेत्र है सिंधु और गंगा के जलोढ़ मिट्टियों से ही बना है। उसके द्वारा बनाए गए, बहाए गए काप से, मतलब पत हिम एकदम पतली परत के मिट्टियों से यह बना है। और ये बहुत घनी आबादी वाला है। स्वाभाविक सी बात है, उपजाऊ रहेगा, और उपजाऊ रहेगा तो आर्द्र भूमि, घास का मैदान, कृषि अच्छा होता है, ये सब इसमें मिलेगा। ये हो गया सिंधु गंगा का मैदान। तो सिंधु गंगा का मैदान को आप, ये आपका सिंधु नदी का क्षेत्र हो गया, ये आपका गंगा नदी का हो गया। तो इसके ये वाला बेल्ट को हम क्या कहेंगे, सिंधु गंगा का मैदान हम कहेंगे। आगे है तीसरा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला है। ऐसा भारत का नक्शा देखेंगे तो जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, इसको पश्चिम का क्षेत्र बोलेंगे। तो ये यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पहाड़ियों की श्रृंखला मिलेगी, उसी को कहा गया है पश्चिमी घाट। जब मुंबई, पुणे वगैरह जाते हैं तो उधर बहुत सारे आपको क्या मिलेगा, पर्वत श्रृंखला मिलेगा, वही सब क्या है, पश्चिमी घाट है, जो अपनी उच्च स्तर की जैव विविधता और स्थानीयता के लिए जानी जाती है। इस क्षेत्र की विशेषता हरे भरे उष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय घास के मैदान और नदियाँ और झरने जैसे मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र हैं। मैदान भी है, नदी भी है, मीठे पानी के झील भी है। यहाँ हजारों पौधों और जानवरों की प्रजातियाँ का घर है जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती। इसमें शेर, पूंछ वाला मकाका, मालाबार विशाल गिलहरी और उभयचर और सरीसृपों की कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। ये देखिए, ये है पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ घनघोर है और भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती है। उसके बाद पूर्वी घाट की जब हम बात करते हैं तो पूर्वी घाट कहाँ मिलेगा आपको, पूर्व मिलेगा। भारत के पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट पर पहाड़ों की एक असंतुलित श्रृंखला है जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैली हुई है। जैसे आप भारत का नक्शा ऐसा देखेंगे तो ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है और ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये जो है पूर्वी घाट जो है फैली हुई है। हालांकि पश्चिमी घाटों की तरह अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी वे जैव विविधता में समृद्ध और शुष्क पर्णपाती जंगलों, झाड़ियों और तटीय आवासों सहित विविध परिस्थितियों तंत्र का समर्थन करते हैं। यह क्षेत्र अपनी स्थानिक विविध प्रजातियों के लिए जाने जाते हैं और प्रवासी पक्षियों, भारतीय पेंगोलिन और ग्रे स्लैंडर पेरिस जैसे लुप्त प्राय वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास है।
मतलब यहाँ ऐसे ऐसे जीव जंतु आपको मिलेंगे जो आपने बहुत ही सुंदर वो होते हैं। ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर के जो भाग में जो पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी इसको कहा गया है पूर्वी घाट। और इसी पूर्वी घाट में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियाँ आपको प्राप्त होंगी। आगे है दक्कन का पठार, जो भारत का जो बीच का भाग है जो त्रिभुजाकार में है उसको कहा जाता है दक्कन का पठार। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है दक्कन का पठार कहलाता है। दक्कन का पठार दक्कन का पठार एक विशाल ऊंचा क्षेत्र है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भागों को कवर करता है। इसकी विशेषता विविध परिदृश्य, इसमें चट्टानी पठार, घुमावदार पहाड़ी, उपजाऊ मैदान आदि शामिल है। पठार शुष्क पर्णपाती जंगल, कटीली झाड़ी और घास के मैदान के मिश्रण के साथ साथ कपास, बाजरा, गन्ने जैसी फसल के प्रभुत्व वाले कृषि परिदृश्यों का समर्थन यहाँ मिलता है, यहाँ दिखता है। यह ऐसे क्षेत्र भिन्न भिन्न प्रकार के वन्य जीव जैसे बाघ, तेंदुआ, भालू, कई प्रजातियों की पक्षियाँ यहाँ प्राप्त होती है। ये आपका दक्कन का पठार का क्षेत्र हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें आपका बिहार का नीचे का भाग आता है, झारखंड का पूरा एरिया आता है, छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया आता है, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ये सब भाग जो है किस में आते हैं, ये है आपका दक्कन का पठार। इस दक्कन के पठार में आप देखेंगे बहुत घनघोर जंगल आपको मिलेगा, ऊंच नीची ज़मीन आपको मिलेंगी और उसी के अनुसार जो है वहाँ वन भी आपको मिलेंगे। तटीय क्षेत्र भारत के तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जिसमें मैंग्रोव वन, मूंगा चट्टानें, मुहाना और रेतीले समुद्र तट शामिल हैं। मैंग्रोव वन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तटों पर एक पाए जाते हैं जो मछलियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है और पक्षियों के लिए घोंसले के स्थान प्रदान करते हैं। मूंगा चट्टानें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है जो रिफ मछली, समुद्र कछुए और मूंगा प्रजातियों सहित समुद्री जीवन की एक विविध श्रृंखला दिखाती है। ये जो है तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के एकदम किनारे, समुद्र के किनारे के भाग को क्या कहा गया है, तटीय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित किया गया है। ये देखिए अंडमान निकोबार का ये क्षेत्र है, ये अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, ये आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इधर ये वाला क्षेत्र है उड़ीसा के पास वाला। ये सब जो कॉर्नर का जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, तटीय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित किया जाता है। तो इस प्रकार से छः भाग में हमारे भारत के जैव विविधता क्षेत्र को बांटा गया है। जब कभी आता है तो 6 बॉय को बताइएगा कहाँ क्या क्या मिलता है और बिल्कुल बहुत अच्छा भारत का नक्शा बना करके अब बताइए कि कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या आता है और क्या क्या पड़ता है। उसके बाद फिर है जैव विविधता पैटर्न मतलब जैव विविधता पद्धति। जो जैव विविधता पद्धति होती है यह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में जीवन रूपों के वितरण और प्रचुरता को शामिल करते हैं। पृथ्वी पर जीवन के जटिल जाल को समझने और जैविक विविधता की सुरक्षा के संरक्षण प्रयासों की सूचना करने के लिए इस पद्धति का निर्माण किया गया है। मतलब जैव विविधता में कहाँ तक हमको सफलता मिलेगी, कौन सी प्रजाति लुप्त हो रही है, किसमें सुधार की आवश्यकता है, ये सब सोचने समझने के लिए इस पद्धति का निर्माण किया गया है। हम जैव विविधता पैटर्न की जटिलताओं में उतरेंगे, उन्हें प्रभावित करने वाले कारक, पैटर्न, महत्व, उसके अध्ययन के उपयोग की विधि को हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। जैव विविधता जिसका संक्षिप्त रूप जैविक विविधता है, पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विभिन्न रूपों की विविधता को संदर्भित करता है जिसमें जीन, प्रजातियां, पारिस्थितिक तंत्र, उनकी सभी बातचीत शामिल है। इसको हम पढ़ चुके हैं पहले में। यह विविधता पूरे ग्रह का मतलब पूरे क्षेत्र पर जहाँ रहते हैं हम पर समान रूप से वितरित नहीं है लेकिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफ़ी भिन्न होती है। जैव विविधता पैटर्न जो पद्धति है जलवायु, भूविज्ञान, ऐतिहासिक घटनाओं, मानवीय गतिविधियों सहित कई कारकों से आकार लेते उससे प्रभावित होती है। जलवायु से प्रभावित होती है, भूविज्ञान से प्रभावित होती है, ऐतिहासिक घटना से प्रभावित होती है, मानवीय गतिविधि से प्रभावित होती है। कोई क्षेत्र बहुत उपजाऊ है लेकिन बहुत ज़्यादा मनुष्य लोग बस गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर प्रदूषण होगा। तो ये जैव विविधता इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। पृथ्वी पर जीवन की जटिलताओं को सुलझाने और उच्च संरक्षण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में इसमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। इसको जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमको संरक्षण करना है, कहाँ कहाँ हमको और कितना सुधार लाना है। तो सबसे पहले जैव विविधता पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है जलवायु। जलवायु जैव विविधता पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थिर जलवायु और प्रचुर संसाधन वाले क्षेत्र अक्सर उच्च प्रजाति समृद्ध का समर्थन करते हैं। मतलब जहाँ
प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होंगे, मतलब पहाड़ वगैरह होंगे, पेड़ पौधे होंगे और वन क्षेत्र होगा, वहाँ स्थिर जलवायु मिलेगा। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मतलब वर्षा जहाँ अधिक होती है, जो गर्म तापमान और लगातार वर्षा की विशेषता रखते हैं, प्रजातियों की एक असाधारण श्रृंखला का आश्रय होते हैं। मतलब वैसे जगहों पर प्रजाति ज़्यादा रहते हैं, आश्रय लेते हैं। भूगोल, पहाड़, नदियाँ और द्वीप जैसे भौगोलिक विशेषताएं प्रजातियों के फैलाव में बाधाएं पैदा कर सकती हैं, जिससे अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो सकता है और उच्च स्तर की स्थानिकता हो सकती है। द्वीप विशेष रूप से अपनी उच्चता स्तर की जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें कई प्रजातियां अलगाव में विकसित हो रही हैं। मतलब अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र, मतलब जो पहाड़, नदियाँ, द्वीप, अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र रहते हैं, जैसे क्या वहाँ पर पहाड़ी है, क्या वहाँ पर नदी है, क्या वहाँ पर तालाब है, क्या वहाँ पर नीद है, नदी द्वीप है, तो इस प्रकार से क्षेत्रों में जैसे विशेषता रहेगा वैसा क्या होगा, विकास उसका होगा। ऐतिहासिक घटनाओं में जैसे हिमनदी ऐतिहासिक घटनाओं जैसे हिमनदी, महाद्वीपीय बहाव और ज्वालामुखी गतिविधि, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ज्वालामुखी गतिविधि हो जाती है, कभी हिमनद आ जाता है, तो भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर जैव विविधता पैटर्न को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए महाद्वीपों के टूटने और भूमि पुलों के निर्माण ने प्रजातियों के प्रवासन और पहले से पृथक क्षेत्रों के बीच आदान प्रदान की सुविधा ये प्रदान करते हैं। मतलब ऐतिहासिक घटना से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। आवास विषमता, यदि किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर आवासों की विविधता, जिसे आवास विषमता के रूप में जाना जाता है, जैव विविधता पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। विविध आवास वाले क्षेत्र जैसे कि जंगल, घास के मैदान, आर्द्रभूमि अक्सर सजातीय परिदृश्य वाले क्षेत्रों की तुलना में उच्च प्रजातियों की समृद्धि का समर्थन करते हैं। आवास विषमता मतलब जहाँ पर उच्च परिदृश्य उच्च ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उच्च स्तर के प्रजाति वगैरह मिलेंगे, वहाँ का जो आवास है वो थोड़ा अलग रहेगा, वहाँ आर्द्र भूमि रहेगा, इस प्रकार की विशेषता इसमें दिखाई देती है, तो ये भी प्रभावित करता है। आगे है मानवीय गतिविधियाँ, आवास विनाश, प्रदूषण, अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन सहित मानवीय गतिविधियाँ जैव विविधता के नुकसान के प्रमुख चालक हैं। ये गतिविधियाँ पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकती हैं, आवासों को खंडित कर सकती है और प्रजातियों के अस्तित्व को सीधे खतरे में डाल सकती है, जिससे जैव विविधता में गिरावट आती है। मतलब मानवीय गतिविधि रहेगा तो क्या होगा, जैव विविधता में गिरावट आएगा। आगे है जैव विविधता जो पैटर्न है उसका महत्व क्या है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को समझने के लिए, पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता और लचीलापन बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक है। कम विविध परिस्थितियों तंत्र की तुलना में विविध परिस्थिति तंत्र पर्यावरणीय गड़बड़ी जैसे सूखा, बीमारी, आक्रामक प्रजातियों का सामना करने में बेहतर सक्षम है। आर्थिक मूल्य का जाएगा, जैव विविधता कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती है जो मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें परागण, मिट्टी की उर्वरता, जल शुद्धिकरण, जलवायु विनिमयता शामिल है। इन सेवाओं को महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य है जो कृषि, फार्मास्यूटिकल और इको टूरिज्म जैसे उद्योगों में योगदान करती है। मतलब आर्थिक मूल्य, मतलब इसका आर्थिक क्षेत्र में भी क्या है, महत्व है। जैव विविधता का जो है पद्धति है। आगे आता है सांस्कृतिक महत्व। जैव विविधता दुनिया भर में कई समुदायों के लिए सांस्कृतिक महत्व रखती है, जैसे जो प्रेरणा, आध्यात्मिक और पारंपरिक ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करती है। स्वदेशी लोगों का अक्सर अपने स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र से गहरा संबंध होता है और वो अपनी सांस्कृतिक पहचान और आजीविका के लिए जैव विविधता पर निर्भर रहते हैं। आनुवांशिक संसाधन, जैव विविधता आनुवांशिक संसाधनों की एक विशाल भंडार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उपयोग कृषि, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी और संरक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैव विविधता का संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि भावी पीढ़ी की इन मूल्यवान आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच हो। तो ये है आपका जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता पैटर्न का महत्व। आगे है जैव विविधता पैटर्न का अध्ययन। जैव विविधता पैटर्न का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सर्वेक्षण और टैक्सोनॉमिक अध्ययन शामिल है। अब जैव विविधता का पैटर्न का जब आपको अध्ययन करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना पड़ता है, उसका डेटा लेना पड़ता है कि कौन कौन से प्रजातियाँ वहाँ हैं, पर्यावरण कैसा है, वहाँ कितना नुकसान हुआ है पर्यावरण को। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से उसका अध्ययन होता है। आगे आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है, जैसे उपग्रह इमेजिंग, हवाई फोटोग्राफी, वैज्ञानिकों के बड़े स्थानिक पैमाने की भूमि कवर, आवास विखंडन
और जैव विविधता में परिवर्तन की निगरानी करने की अनुमति देते हैं। ये उपकरण विशेष रूप से दुर्गम या दूरस्थ क्षेत्रों के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ऐसे मतलब हेलीकॉप्टर से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर लेंगे या ऐसा कोई उपग्रह रहेगा उससे इमेज लेंगे और रिमोट सेंसिंग तकनीक का हम प्रयोग करेंगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पैटर्न है जैव विविधता को जानने का। आगे है डीएनए बार कोडिंग। डीएनए बार कोडिंग में प्रजातियों की पहचान की जाती है, उनका नमूने लिए जाते हैं, उनकी पहचान की जाती है कि किस प्रजाति का है और आनुवंशिकता का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। प्रजाति वितरण मॉडलिंग, प्रजाति का कौन कौन से, जैसे कि धान है, धान का जो पौधा है या धान है, तो धान का 50,000 प्रकार का क्या है, प्रजाति है, तो उसका क्या किया जाता है, उसका मॉडलिंग किया जाता है। प्रजाति वितरण मॉडल विभिन्न परिदृश्यों में प्रजातियों के संभावित वितरण को भविष्यवाणी करने के लिए पर्यावरणीय चर का उपयोग करते हैं। ये मॉडल उपयुक्त आवासों की पहचान करने, जलवायु परिवर्तन करने के लिए प्रजातियों की संवेदनशीलता को, संरक्षण को प्राथमिकता देने में यह मदद करता है। तो ये जैव विविधता जो पैटर्न है, जैव विविधता पद्धति है, ये जैविक भूमि, जैविक भूवैज्ञानिक, जलवायु, मानवीय जनित कारकों के बीच जटिलता बातचीत का परिणाम है। मतलब जैव विविधता, भूवैज्ञानिक, जलवायु, मानव जनित कारक, ये सब का क्या है, परिणाम है। पृथ्वी पर बहुमूल्य जैविक विरासत के संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और लचीलेपन को बनाए रखने के लिए इन पैटर्न को समझना जरूरी है। आगे देखते हैं जैविक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब ये है कि इसको जहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है और जो प्रजाति हैं उन प्रजाति को नुकसान हो रहा है, तो उस क्षेत्र को क्या किया जाता है, चिन्हित कर दिया जाता है, मार्क कर दिया जाता है कि ये क्षेत्र में ये प्रजाति क्या है, नुकसान, ये इसको क्षरण हो रहा है, ये लुप्त हो रही है, इसको संरक्षण करने का काम करना है। अब वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट दुनिया के क्षेत्र हैं जिनकी विशेषता साधारण रूप से उच्च स्तर की जैव विविधता है जो मानवीय गतिविधियों से खतरे में है। ये क्षेत्र अपने अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र और उनके द्वारा समर्थित असंख्य प्रजातियों के कारण संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जैव विविधता जो हॉट स्पॉट है उसको देखते हैं, समझते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान दो मुख्य मानदंडों के आधार पर की जाती है। उच्च संख्या में स्थानीय प्रजातियों की उपस्थिति, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई प्रजाति जो है उच्च संख्या में पाया जा रहा है, कहीं और नहीं पाया जाता, मतलब कहीं पाया जा रहा है लेकिन कहीं और नहीं पाया जा रहा है, मतलब एक स्थान पर मिल रहा है लेकिन वैसा प्रजाति और किसी दूसरे स्थान पर नहीं मिल रहा है। और महत्वपूर्ण निवास का नुकसान, और वो जो प्रजाति है रह रही है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो लुप्त होने के कगार पर है। तो ये क्षेत्र पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए ये जो है हॉटस्पॉट का जो चिन्ह दिया जाता है। और प्रजातियों की विविधता अनुपातहीनता मात्र में ये मौजूद है, मतलब जो प्रजाति है जिस जहाँ पर पर्यावरण के अनुपात में रहना चाहिए वो नहीं रहता है, तो वो वही है अनुपातहीनता की मात्रा। आगे है पहचान के लिए मानदंड क्या है, इसका कैसे पहचान करते हैं। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा पहली बार 1980 के दशक में नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था। मायर्स उनके सहयोगी ने इन हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए मानदंडों का एक सेट विकसित किया था जिसमें पौधों की प्रजातियों की संख्या, स्थानिकता का स्तर और निवास स्थान के नुकसान को क्या किया गया था, अलग अलग स्तर में शामिल किया गया था। प्रजाति विविधता, ये हॉटस्पॉट पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक चौंका देने वाली श्रृंखला का घर है जिनमें पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। ऐसे मतलब प्रजाति जो कि एक स्थान पर पाए जाते हैं लेकिन दूसरे स्थान पर नहीं पाए जाते। तो स्थानिकवाद का उच्च स्तर इन क्षेत्रों को संरक्षण प्रयासों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनता है। खतरा, इन जो चिन्हित किया जाता है वहाँ पर कोई खतरा होता है। उनके पारिस्थितिक तंत्र के बावजूद जैव विविधता हॉटस्पॉट को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से वनों की कटाई, आवास विनाश, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे मानवीय गतिविधियों से। ये खतरे हॉटस्पॉट के भीतर की प्रजातियों और उनमें रहने वाले पारिस्थितिक तंत्र दोनों को खतरे में डालते हैं।
है ना। मतलब वहाँ खतरा रहेगा तब उसको हॉट स्पॉट के क्षेत्र में लाया जाता है। संरक्षण, और फिर उनको जो खतरा रहता है उसको संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट के महत्व को पहचानते हुए संरक्षण संगठनों और सरकारों ने सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को लागू किया है। इन प्रयासों में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करना है। मतलब संरक्षण का प्रयास करना है वहाँ पर जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है। चुनौती क्या है? जैव विविधता को वाले हॉटस्पॉट में संरक्षण प्रयासों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सीमित धन, राजनीतिक अस्थिरता, परस्पर विरोधी भूमि उपयोगी हित और पर्यावरणीय नियमों का अपर्याप्त प्रवर्तन शामिल है। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। मतलब इन चुनौतियों को पाने के लिए सबसे सहयोग मिलेगा तब ये पॉसिबल है। आगे पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं। जैव विविधता हॉटस्पॉट आवश्यक पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं जो मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ये मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। इसी से क्या मिलता है? स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ हवा, पानी, परागण, पोषण चक्र, जलवायु विनिमय मिलता है और पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहता है। आगे है भविष्य का दृष्टिकोण। भविष्य से क्या क्या अपेक्षा करता है? जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि निरंतर निवास स्थान की हानि और जलवायु परिवर्तन से इन क्षेत्रों को खतरा बना हुआ है, हमेशा बना रहता है। हालांकि ठोस संरक्षण प्रयास इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों और इनके द्वारा समर्थित जनजातियों को संरक्षित करने की आशा प्रदान करता है। और ये देखा जाए विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट, अब हॉटस्पॉट देखना है तो हॉटस्पॉट की पहचान करने के मानदंड में कम से कम 1500 स्थानिक पौधों की प्रजातियों की उपस्थिति और कम से कम 70% मूल निवास स्थान का नुकसान शामिल है। यदि अगर उस मूल निवास में 70% प्रजाति का नुकसान हुआ है, ह्रास हुआ है और 1500 स्थानिक पौधों की प्रजाति को नुकसान हुआ है तो उसको ऐसे चिन्हों को क्या किया जाता है? हॉटस्पॉट में शामिल किया जाता है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार जो दुनिया है, पूरे के पूरे दुनिया भर में 36 जैव विविधता में समृद्ध क्षेत्र हैं जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में बनाया गया है, चिन्हित किया गया है। ये क्षेत्र पृथ्वी की भूमि की सतह का केवल 2.5% है। भूमि की सतह का 2.5%, लेकिन दुनिया की 50% से अधिक स्थानिक पौधों की प्रजातियों का समर्थन करते हैं और इसमें स्थानिक प्रजातियों के रूप में लगभग 43% पक्षी, स्तनपायी, सरीसृप और उभयचर प्रजातियां भी इसमें क्या है? शामिल है। उसके बाद ये ऐसा आप नक्शा बना लेना। यदि अगर आप विश्व में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अगर आप चिन्हित करना चाहते हैं तो भले आप इसका नाम नहीं दे सको लेकिन ऐसा चित्र बनाने से आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ये गारंटी है। देखिए ये सबसे पहले भारत में चलते हैं। ये भारत का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र और श्रीलंका का क्षेत्र क्या है? हॉटस्पॉट में शामिल है। देखो अंडमान निकोबार भी हॉटस्पॉट में शामिल है। हिमालय पर्वत का क्षेत्र भी हॉटस्पॉट में शामिल है। और उसके अलावा आपका अमेरिका का क्षेत्र में देखिए, ये जितने भी द्वीप हैं इधर देखिए, ये सब हॉटस्पॉट के क्षेत्र में शामिल। ये यूरोप का क्षेत्र देखिए, साउथ अफ्रीका का क्षेत्र देखिए, ये आपका बर्मा म्यांमार का क्षेत्र देखिए, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र में भी हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से टोटल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जिनको चिन्हित किया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।